नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सहगल, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हुए आज हम स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन पे चर्चा करेंगे। हम सबको पता है स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक इज नथिंग बट एन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए हम पाइपलाइन से पानी देते हैं। तो पानी अगर टंकी में रहा और पाइपलाइन इंटैक्ट रही तो बगीचे के पौधे इंटैक्ट रहेंगे। वैसे ही ब्रेन में अगर ब्रेन में हार्ट का ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहेगा ब्लड वेसल से होते हुए तो ब्रेन के सेल्स सर्वाइव करेंगे। स्ट्रोक में जब ये सडन ब्लॉकेज आता है इधर इन द फॉर्म ऑफ इन्फाक्शन और इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन हेमरेज। अगर पाइपलाइन बगीचे के बीच में कहीं भी फूट गई और पानी का कहीं भी और प्रभाव हुआ तो वो पौधा नहीं रह पाएगा। वैसे ही ब्रेन का हिस्सा जहाँ ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो वो सर्वाइव नहीं करता है। इसे इतना बड़ा डैमेज, क्या दीज पेशेंट्स रिकवर? यस, बिलीव मी, दीज पेशेंट्स रिकवर provided we have a very good, robust stroke rehabilitation program for them. Rehabilitation word means हमें उन पेशेंट्स को पुनः उनके पहली वाली स्थिति पे लाना है। स्ट्रोक में कई बार डेफिसिट्स किस टाइप के होते हैं डिपेंडिंग जो एरिया अफेक्टेड है। कई बार हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है, हैंड एंड लेग हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई है या स्पीच डिफ़िकल्टी जब वो बोल नहीं पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट और लेफ़्ट ब्रेन का जो हिस्सा डिफरेंट होता है, जो हमारा डोमिनेंट हेमिस्फेयर है, अगर हम राइट हैंडेड है और अगर स्ट्रोक लेफ़्ट हेमिस्फेयर में है तो हमारी समझ भी अफेक्टेड है। रिहैबिलिटेशन में ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें एक अलग तरीके से स्पीच थेरेपी के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन इटसेल्फ ऑल्सो इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पे हमें सारी मेहनत करनी है। फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इमोशनल सेटअप के लिए हमें साइकोथेरेपी भी चाहिए। ये स्टार्ट डे 1 से ही होता है। जब पेशेंट आईसीयू में क्रिटिकल होते हैं तो देयर फिजियोथेरेपी स्टार्ट्स ऑन डे 1। उस वक्त क्रिटिकल स्टेट में पैसिव फिजियोथेरेपी होती है। पैसिव फिजियोथेरेपी, hand and leg movements which my physiotherapist will do depending on the deficit। जो दिक्कत है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया। अगर बगीचे में एक पौधा है जिसे पानी नहीं मिला तो क्या करेगा माली? उसकी डेप्थ में जाएगा, उसकी मिट्टी को खोदेगा, उसकी मिश्रण को देखेगा, पानी एप्रोप्रिएट देगा, धूप, सब चीज़ों को देखेगा। इसी तरह से जो ब्रेन का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वी हैव टू लुक इनटू फिजियोथेरेपी में क्या करना है। सारे पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी, सारे पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन सेम नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ स्पीच डिफ़िकल्टी होती है, स्ट्रोक हुआ, चलने लग गए बट बात नहीं समझ रहे हैं। सो हियर कम्स द रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए हमें स्पीच थेरेपिस्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है और ना मिले तो क्या करें? काफ़ी पेशेंट्स डीप इनसाइड इंटीरियर से आते हैं और बेस्ट तरीका होता है जो मैं हमेशा बताती हूँ अपने पेशेंट्स को, घर में छोटे बच्चे हैं ना, 3-4 साल के, 6 साल के, प्लीज़ पिक अप देयर बुक्स फ्रॉम द बैग्स। उनके बुक्स में आप देखेंगे अक्षरों से स्टार्ट करेंगे, पिक्चर्स होते हैं एंड यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड पेशेंट्स पिक अप। सिर्फ फ़र्क इतना है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हो सकता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की पढ़ाई 12 साल तक चले। स्ट्रोक के पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो अपना उस एरिया का काम भूल चुके हैं। आपको सिर्फ याद दिलाना है। यू जस्ट रिमाइंड देम, दे पिक अप वर्ड्स, दे पिक अप सेंटेंसेस और धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। घर के रोल जितना रोल प्ले करेंगे उतना बेस्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब स्ट्रोक के पेशेंट्स घर जाते हैं तो वो क्या करेंगे। काफ़ी घर के लोग ये कहते हैं बेड पे ही खाना दे दें, बेड पे ही वॉशरूम कराएं। प्लीज़ स्टॉप इट। ट्राई टू रिहैबिलिटेट देम। Aim should be as fast as the patient can leave the bed, reach the washroom for independent daily routine activities। अगर आप पेशेंट को बिस्तर पे ही सारा कराएंगे तो फिर पेशेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर राइट साइड पैरालिसिस है
If they want, please allow them to eat with the left hand. कई बार पेशेंट्स के रिलेटिव 1 साल बाद भी खिला रहे हैं, पेशेंट बैठा है उनको खिला रहे हैं. Please allow the patient to comb his hair. He has forgotten. He doesn't know. Comb देने के बाद वो भूल जाता है कैसे यूज़ करना है. Ask him to comb the hair. Help the patient to feed himself. Help the patient to take off and take in the shirt. कपड़े पहनना, कपड़ों के बटन लगाना, अपनी रिस्ट वॉच पहनना, छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में पेशेंट्स कम बैक टू देयर प्रीवियस स्टेट. रिहैबिलिटेशन क्या है? रिहैबिलिटेशन सिर्फ इतना ही है जहां हम भूली हुई चीज़ें, जो चीज़ें में पेशेंट खुद नहीं कर रहा है स्ट्रोक की वजह से, वी हेल्प देम टू गेट बैक टू देयर नॉर्मलसी. दे कैन कम बैक टू कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट. And you know what is the reason behind it? Brain has immense plasticity. एक इलास्टिक होता है ना, आप स्ट्रेच करेंगे, ब्रेन में उतनी कैपेसिटी है वापस आने की. तो जो ब्रेन के फाइबर्स अफेक्टेड हैं, when you start doing rehabilitation, basically you are using a different route to reach your goal. Please set your goals every week. Every time the patient reaches the goal, reset the goals. Unless you set the goals, you cannot reach to the maximum benefit of rehabilitation. Rehabilitation can be done right from day one in the hospital. It can be done at home. और कई बार कुछ पेशेंट स्ट्रोक के ऐसे होते हैं जो घर पे नहीं कर पाते हैं. They still need an intensive therapy and they go to the rehabilitation centers. कुछ सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनके गैजेट्स होते हैं and you need the instruments, you need the manpower and you need robotics. So कई बार इस तरह के भी सेटअप्स होते हैं जहाँ पे हम पेशेंट का रिहैबिलिटेशन करते हैं to make them walk independently, to make them eat independently and best and of all to get back to them in the family life in the normal way. स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में जब पेशेंट्स ICU में होते हैं तो उनकी रिहैबिलिटेशन डिफरेंट होती है. डे 1 से स्ट्रोक के पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है. अगर पेशेंट क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है, तो उस वक्त हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उनका चेस्ट फिजियोथेरेपी का ध्यान दें. ब्रीदिंग पैटर्न अच्छी होनी चाहिए. और कई बार ऐसे पेशेंट्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब पे होते हैं. ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एक छेद होता है हमारे ट्रेकिया में जहाँ से पेशेंट्स ब्रीदिंग करते हैं. उस वक्त ऐसे पेशेंट्स फीडिंग ट्यूब में होते हैं. एक फीडिंग ट्यूब वो होती है जो एक नाक के थ्रू पेट में जाती है, जिसे हम राइल्स ट्यूब कहते हैं. फीडिंग ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और यूरिन कैथेटर. ICU के पेशेंट्स इन 3 ट्यूब्स पे होते हैं और रिहैबिलिटेशन में हमें इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. जो क्रिटिकल पेशेंट्स बेड पर हैं उनकी फिजियोथेरेपी बेड साइड होती है. हम उनके हैंड और लिम्स का ध्यान रखते हैं और पैसिव मूवमेंट करते हैं, क्योंकि पेशेंट अपना तो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और जब तक हम लेग और हैंड नहीं हिलाएंगे तो ऐसे पेशेंट्स बेड सोर के ज़्यादा अधीन हो सकते हैं. अगर लेग में मूवमेंट नहीं होगी तो लेग में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं. आपने अक्सर देखा होगा ऐसे ICU के पेशेंट्स पैरों में उनका एक पैड होता है और एक मशीन अटैच्ड होती है जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करती है. ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट्स भी नॉर्मल बेड पे नहीं होते. उनके बेड पे नीचे एयर कुशन बेड होते हैं जिसको हम अल्फ़ा बेड कहते हैं, ताकि एयर की मूवमेंट से, एयर जब हिलती रहेगी तो पेशेंट की बैक में भी मूवमेंट होती रहेगी और पेशेंट्स को बेड सोर नहीं होगा.